हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति का जो पार्ट 3 है, नियोजित विकास की राजनीति, इसका इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हरित क्रांति और इसके राजनीतिक परिणाम, ये आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक विषय भी है, जो इन्वायरमेंट से जुड़ा भी विषय है, जो पर्यावरण, इसके साथ साथ जो आपका एग्रीकल्चर या कृषि है, इससे जुड़ा विषय भी है, सामाजिक विषय भी है। एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी पूरी नियोजित विकास की प्रक्रिया चली थी, उसमें खाद्यान्न संपन्न होने की दिशा में जो प्रयास था, उसमें क्रांतिकारी कदम ये माना गया और इसलिए इसे हम हरित क्रांति भी कहते हैं, जिसने हमारे देश के खाद्यान्न भंडार को बढ़ाया। पर कुछ सकारात्मक के साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। ये पूरी प्रक्रिया क्या थी और कैसे हरित क्रांति को अपनाया गया, क्या इसमें अलग अलग चीजें की गई, इसकी चर्चा आज के हम इस सेशन में करेंगे। पर इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। यानी आप यहाँ यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ रहे हो, या आप सीबीएसई बोर्ड को फॉलो कर रहे हो, आपकी सारी शिक्षा यहाँ निःशुल्क रहती है और 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किसी तरीके की पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी। तो इस निःशुल्क शिक्षा की मुहिम में बने रहिए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई को आसान बनाते रहिए। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा हरित क्रांति के विषय में और हरित क्रांति के बैकग्राउंड को भी समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको शुरू में ही क्लियर किया था अन्य टॉपिक्स में भी जो हम पहले कर चुके हैं कि जब देश आजाद हुआ तो 2-3 बड़ी भयंकर समस्याएं हमारे सामने थी, चुनौतियां थी। एक चुनौती तो विभाजन की त्रासदी हो रही थी, अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने बिल्कुल चौपट कर रखा था, खाद्यान्न के लिए हम अन्य देशों पर आश्रित थे, हमारे पास इतना प्रोडक्शन भी कृषि का नहीं हो रहा था, सिंचाई के साधन या ये कह लीजिए कि जो मशीनीकरण था कृषि में या नई तकनीकों का जहां तक समावेशन था कृषि में, ये बिल्कुल शून्य था। तो इन सारी चुनौतियों के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच 1960, अच्छा, फिर हमने पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने प्राथमिकता भी कृषि को दी। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है इसमें उद्योग की दी और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चली थी, उसमें कृषि और उद्योग दोनों को हमने प्राथमिकता दी। मगर हुआ क्या, जो 1961 से 66 का दौर था, उस बीच 2-3 समस्याएं आई। एक, भारत चीन का युद्ध जो 1962 में हुआ, जिसमें भारत को भारी हानि हुई। फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1965 में हुआ, इसमें भारत जीता लेकिन फिर भी आर्थिक दबाव पड़ा। इसके अलावा अकाल, बाढ़, ये सारी चीजें भी भारत झेल रहा था। ठीक है, और इससे क्या हुआ, हमारे सामने बहुत बड़ा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो चुका था। इस बीच में भारत ने 2 प्रधानमंत्री भी खोए, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी। तो जब हम इस केस में आए तो अगला चौथा पंचवर्षीय योजना लागू करने का भी साधन हमारे पास नहीं था। तो हमने 1966 से और 1969 तक 3 एक वर्षीय योजनाएं लागू की। 3 एक वर्षीय योजनाएं लागू की। ये चर्चा मैं पहले के टॉपिक्स में भी कर चुका हूं। और इसी दौरान 1967 में, मोर प्रिसाइजली, वैसे तो एक बड़ा प्रोसेस था लंबे समय तक चलने वाला, हमने देश में हरित क्रांति को अपनाने का निर्णय लिया। हरित क्रांति को अपनाने का निर्णय लिया और जो इसके जनक भारत में हुए वो कहलाए MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। और यह संकल्प लिया गया कि हम हरित क्रांति के द्वारा भारत के खाद्यान्न संकट को दूर करने का प्रयास करेंगे। जो ये हमारे सामने खाद्यान्न संकट आया था, उसको दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और उस दूर करने की कोशिश को ही हमने हरित क्रांति का नाम लिया। अब उस कोशिश में 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट थी। मैं टॉपिक पर तो आ रहा हूं लेकिन आप क्रक्स समझ लीजिए। ये जो हरित क्रांति की कोशिश थी उसमें क्या क्या चीजें थी। एक, कृषि का मशीनीकरण। कृषि का मशीनीकरण, ये हरित क्रांति की विशेषताएं थी, ध्यान दे लीजिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैकेनाइजेशन ऑफ
एग्रीकल्चर मतलब क्या हुआ, हल के जगह पे ट्रैक्टर यूज करिए। जो हाथ से धान और गेहूं को पीट के उससे अनाज निकालते थे उसके जगह पे थ्रेसर मशीन यूज करिए। ठीक, जो आप कृत्रिम तरीके से बारिश के जल से जो नेचुरल तरीके से सिंचाई करते थे आप ट्यूबवेल से करिए, कुओं से करिए। तो कृषि में मशीनों का आगमन हुआ। दूसरा, रासायनिक खाद, रासायनिक खाद जिसको अंग्रेजी में कहा गया केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसका आगमन हुआ। ध्यान से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पहले आप क्या करते थे, गोबर से बने खादों का इस्तेमाल करते थे। अब यहां पे डीएपी, डाई अमीनो फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें क्या ही खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर इसमें क्या आया, और क्या आया इसमें, कीटनाशक, ठीक है, पतवार नाशक या उसको आप वीडीसाइड्स भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होने लगा कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, इसके अलावा सिंचाई के आधुनिक तरीके, है ना, यानी न्यू अप्रोच ऑफ इरिगेशन, जिसमें ट्यूबवेल आया, नहरें आई, इनसे होने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूं, उच्च उत्पादन वाले बीज, या इनको उन्नत बीज भी कहते हैं, उन्नतशील बीज। अंग्रेजी में इनको कहा गया हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको शॉर्ट में कहा गया HYB सीड्स। यहीं से शुरू करते हैं। हुआ क्या कि पहले जिन बीजों का हम इस्तेमाल करते थे वो लिमिटेड प्रोडक्शन देती थी। जब हम इनका इस्तेमाल करने लगे तो जहां पर 1 हेक्टेयर में मान लीजिए एग्जांपल 10 कुंटल अगर होता था तो वहां 15-20 कुंटल होने लगा। तो HYB सीड, उच्च उत्पादन वाले बीज जो कि साइंटिफिक तरीके से तैयार किए गए थे, उनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ। सिंचाई के लिए पहले जो हम कृषि पर, बारिश पर आधारित थे, अब हम सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करने लगे। कीटनाशक यानी कई तरह की कैसे दवाइयों का छिड़काव आज भी आप देखते हैं किया जाता था, जिससे इसमें जितने कीड़े मकोड़े लगते हैं सब फसलों पे वो नष्ट हो जाएं। रासायनिक खाद में डीएपी, यूरिया, इस तरह के खादों का इस्तेमाल होने लगा। और कृषि में कुल मिला के मशीनों का, ट्रैक्टर का, थ्रेसर्स का, इनका इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ। यही पूरा मिलाकर था हरित क्रांति। इसी को हरित क्रांति कहा गया। क्रांति क्यों कहा गया? क्योंकि इस पूरे परिवर्तन से जो कृषि का उत्पादन था वो बड़े नए तरीके से ऊपर के आया और खाद्यान्न संकट धीरे धीरे कम होने लगा। ये पूरी कहानी थी। अब इसके परिणामों की चर्चा करेंगे। तो 60 के दशक में कृषिगत स्थिति अत्यंत विपरीत हो गई। विपरीत हमारे ऊपर कई सारे बोझ आए। हम पूरी तरह से साधन से संपन्न नहीं हो पा रहे थे। हम बहुत बार परेशान हो जा रहे थे। सन 65 से 67 की अवधि में सूखे की स्थिति से रूबरू होना पड़ा और देश को चीन और पाकिस्तान से युद्ध भी लड़ना पड़ा। यानी कोई कारण नहीं बचा था कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर ना हो जाए। हम पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। यह स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ठीक है, इसके चलते कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ और पूरे देश में, विशेष रूप से उत्तर भारत में, सूखे की स्थिति पैदा हो गई। बिहार में स्थिति बहुत खराब थी, जहां सामान्य उत्पादन से आधा उत्पादन हुआ। खाद्यान्न की कमी से कुपोषण की स्थिति पैदा हो गई। जो माल न्यूट्रिशन की स्थिति है, ये इसके द्वारा पैदा हो गई, जो बहुत बड़ी चिंता का कारण बना। पंजाब जैसे खुशहाल राज्य भी खाद्यान्न की कमी के शिकार हो गए और धीरे धीरे स्थिति में सुधार आया। किसानों ने हल की जगह ट्रैक्टर का इस्तेमाल शुरू किया। बस यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो एक साइंटिस्ट हुए बोरलॉग, नॉर्थन बोरलॉग, इन्होंने ये प्रयोग अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में किए थे। वहां से इन चीजों को देखकर समझ के भारत में MS स्वामीनाथन की पूरी टीम ने भी इसको लागू करने का प्रयास किया। और जो मैंने आपको पहला पॉइंट रखा था, कृषि में मशीनीकरण, वो धीरे धीरे शुरू हुआ। तो यहां पर खास करके उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के किसान इन चीजों को करना शुरू किए।
नहर और नलकूपों से सिंचाई प्रारंभ हुई क्योंकि वर्षा पर निर्भर रहना सूखे को आमंत्रित करना था। अब एक एक पॉइंट आप देखते जाइए। गोबर के स्थान पर कारखानों में निर्मित रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, जिसमें यूरिया, डीएपी शामिल था। अधिक उत्पादन वाले बीज, वही जो HYV बीज मैं कह रहा था, ये बोए गए और मशीनों से फसल की कटाई की गई, जैसे कंबाइंड मशीन आ गया है फसल काटने वाला। वाणिज्यिक फसल जैसे गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, इन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाने लगा, है ना, ये होने लगा। इन सब के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई और इसे ही हरित क्रांति का नाम दिया गया। समझ में आई बात? यानी उन्नतशील बीजों का प्रयोग, कृषि में मशीनों का प्रयोग, आधुनिक तरीके के सिंचाई के साधन, रासायनिक खादों का इस्तेमाल, मशीनों से कटाई बुआई, इन सब चीजों को मिला जुलाकर उत्पादन को बढ़ाया गया और इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति की शुरुआत अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से पहले वहां हुई थी। यह मैक्सिको और फिलीपींस द्वारा विकसित हाई यील्डिंग उत्पादन वाले बीज से हुई, हाई यील्डिंग HYV सीड्स। गेहूं, चावल और अन्य उत्पादों में समन्वित उत्पादन वाले बीज विकसित किए गए, लेकिन गेहूं और चावल वाले बीज ही ज्यादा भारत में इस्तेमाल हुए। प्रारंभ में 1.9 मिलियन हेक्टेयर को इसमें इस्तेमाल किया गया, आगे चलकर ये और बढ़ाया जाने लगा और 70 के दशक और आगे आते आते 90 के दशक तक ये 63.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि में इसका इस्तेमाल होने लगा। हरित क्रांति, हाँ, अब ये आप हरित क्रांति को ठीक से समझ गए कि हरित क्रांति क्या था। मतलब खाद्यान्न संकट से जूझते समय जब नए तौर तरीके से उत्पादन करने का प्रयास किया गया, उत्पादन के नए नए साधन, नए नए तौर तरीकों का इस्तेमाल हुआ, तो हरित क्रांति हुई। लेकिन अब हम इसकी चर्चा थोड़ा सा लाभ और हानि पे कर लेंगे सॉरी, तब मैं दोबारा इन पॉइंट्स पर आऊंगा। अगर मैं हरित क्रांति के लाभ की चर्चा करूं, ठीक, हरित क्रांति के लाभ, सबसे पहले खाद्यान्न संपन्न, ठीक, सबसे पहले हम क्या हुए? खाद्यान्न संपन्न हुए, ठीक है ना। तो हमारे यहां संपन्नता आई, खाद्यान्न की संपन्नता आई क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो खाद्यान्न संपन्न हुए। उसके अलावा हमारे पास क्या हुआ? एक तरह से कह सकता हूं कि किसानों की आय में वृद्धि, ठीक, विदेशी निर्भरता में कमी, ठीक। मुख्य रूप से ये 2-3 फायदे तो आपको विशेष रूप से दिखाई देंगे कि हमारे यहां जो खाद्यान्न का संकट था, धीरे धीरे इतना उत्पादन होने लगा कि हम खाद्यान्न और यहां से फिर हम क्या होने लगे? खाद्य निर्यात भी करने लगे। हम संपन्न तो हुए, हम एक्सपोर्ट भी करने लगे और जो हमको निर्भर रहना पड़ता था दूसरे देशों में, वो निर्भरता भी कम हुई। इसके अलावा जो किसानों की आय थी वो भी वृद्धि होती चली गई। ये सारे तो बेसिक फायदे थे हरित क्रांति के। अब जरा सा हम इसका नुकसान भी देख लेते हैं कि इसकी कमियां क्या रही, ठीक है। कमियां, ठीक, पहला क्षेत्रीय असमानता। मतलब ये कि ये जो हरित क्रांति थी, ये सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं फैल पाई। इसमें क्या हुआ? विशेष रूप से उत्तर भारत, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र, बस इसमें ये ज्यादा इस्तेमाल हुई। उत्तर भारत में भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली जैसे जिले हैं, वहां ये ज्यादा विकसित हुई, वहां ये ज्यादा पहुंचाई गई। बाकी के क्षेत्रों में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य भारत हो, वहां उतना ये लाभ नहीं पहुंचा पाई। दूसरा, किसानों, एक तरह से कह सकते हैं कि किसानों में असमानता, ठीक। इसका मतलब यह था कि इसमें किस किस के बीच में? छोटे और बड़े। जो बड़े किसान थे, धनी साधन संपन्न किसान थे, वो इसका ज्यादा लाभ उठा पाए,
जो छोटे किसान थे जिनके पास पूंजी नहीं थी, वो ट्रैक्टर कहां से लाते, वो महंगे उन्नतशील बीज कहां से लाते, वो रासायनिक खाद कहां से लाते, तो वो इससे वंचित रह गए। बड़े किसानों में एक तरह से ज्यादा इसका फायदा उठाया, तो छोटे और बड़े किसानों में जो अंतर है वो बढ़ता चला गया। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण पर दुष्प्रभाव, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव। ठीक, कैसे? देखिए, जब ये इस तरह के बीजों का इस्तेमाल हो रहा था जो ज्यादा उत्पादन करें, तो बहुत सिंचाई करनी पड़ रही थी, बहुत नहरों का खूब पानी, नदियों का जल, नीचे से ट्यूबवेल से बहुत सारा पानी निकालकर सिंचाई किया जाता है, आज भी किया जाता है। तो इससे जो जल स्तर है, वाटर टेबल है जमीन के नीचे का, वो लगातार घट रहा है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास में आप चले जाइए तो वहां वाटर टेबल नीचे तेजी से गया है, क्योंकि खूब सिंचाई का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो ये कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं, जो तरह तरह की खाद इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका भी मानव शरीर पे और पर्यावरण में बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो इससे भी जो है पर्यावरण पर, मिट्टी पर बहुत बुरा असर प्रभाव पड़ा और मिट्टी भी दूषित होती चली गई, सॉइल पॉल्यूशन जिसको कहते हैं वो होता चला गया। ठीक, कृषि के विविधता में कमी, जो डाइवर्सिफिकेशन है एग्रीकल्चर का, उसमें कमी देखी गई। मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि केवल गेहूं और धान को ज्यादा प्रमोट किया गया, गेहूं धान के अलावा बाकी फसलों पर उतना ज्यादा इसमें सफलता नहीं हासिल हो पाई। तो मुख्य रूप से आप ये 4 कम से कम कमियां हैं जो इसमें लेकर चल सकते हैं। ये अगर आप समझ गए तो आपको फिर ग्रीन रेवोल्यूशन को समझने में कोई समस्या नहीं होगी कि भाई हर क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया, किसानों में भी बड़े किसान छोटे किसान में अंतर देखा गया, पर्यावरण पर देखा गया नकारात्मक प्रभाव, और जो विविधता यानी डाइवर्सिटी होनी चाहिए वो नहीं मिल पाई, केवल गेहूं धान तक ही वो सीमित रहा। इसी चीज को हम आगे यहां पर पॉइंट्स में देख सकते हैं। ठीक, देखिए, हरित क्रांति का ज्यादा लाभ उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत के प्रदेशों को मिला, बाकी सबको नहीं मिला। हरित क्रांति से खाद्यान्न के उत्पादन में पर्याप्त बढ़ावा आया, गेहूं और चावल के उत्पादन में ज्यादा वृद्धि हुई। 80 के दशक में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ता गया और 75% तक कृषि योग्य भूमि गेहूं में समुन्नत बीजों का इस्तेमाल किया गया। तो 1980s आते आते हम ज्यादा से ज्यादा एरियाज में गेहूं के HYV सीड्स का इस्तेमाल करने लगे। चावल के उत्पादन के लिए 45% भूमि में इन बीजों का इस्तेमाल किया गया। अब राजनीतिक परिणाम क्या निकले इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्या इसका रिजल्ट निकल कर आया। कृषि एक लाभकारी व्यवसाय हो गई, जिसके नौधनाढ्य ने कृषि कार्य में हाथ डालना शुरू किया और छोटे और मझिलो कृषकों को विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ा। मैंने भी आपको बताया, बड़े बड़े जो पूंजीपति थे, जो ज्यादा बड़े किसान थे, वो इसमें ज्यादा पैसा डालने लगे, वो ज्यादा तेजी से कृषि में आने लगे। छोटे किसानों को इतना लाभ इस चीज से नहीं मिल पाया। नौधनाढ्य कृषकों ने अपने संगठन बना लिए, जिसके माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने लगे। बहुत सारे किसान संगठन और यूनियन भी बन गए जो बड़े बड़े धनाढ्य किसानों के थे, और सरकार को अपने हिसाब से बात भी मनवाने लगे। जमाखोरी हरित क्रांति का परिणाम थी। जब बहुत प्रोडक्शन हुआ तो लोगों ने अनाज को जमा करके रखना शुरू कर दिया और उसमें कीमतों बढ़ाने पर वो निकालते थे। शहर के धनाढ्य लोग किसानों से नगद मूल्य पर खड़ी फसल खरीद लेते थे। खाद्यान्न की कृत्रिम कमी पैदा करके उन्होंने वस्तु के दाम बढ़ा दिए। इससे आम जनमानस को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। तो ये इसका एक नकारात्मक प्रभाव था जो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण हुआ, ये पॉजिटिव भी था। इससे उत्पादकता तो बढ़ी, लेकिन कई लोग बेरोजगार हो गए, ये निगेटिव था। जैसे मान लीजिए, अक्सर अर्थव्यवस्था में चर्चा होती है कि हम किसी चीज का उत्पादन कैसे करें, तो उसमें 2 मॉडल होता है। एक, या तो हम उसमें ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करें या लोगों का इस्तेमाल करें। अगर लोगों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारी उत्पादकता घटेगी, पैसा खर्च ज्यादा होगा। और मशीनों का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी होगा, और लेकिन उसमें लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहाँ पे लोग थोड़े बेरोजगार हुए। पहले एक खेत को 20 लोग मिलकर काटते थे, अब एक मशीन अकेले काट देती है। तो ये भी एक इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। तो उपयुक्त परिणामों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर वी.के.वी. राव ने लिखा है कि अब यह सर्वविदित है कि हरित क्रांति ने तमाम उपलब्धियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के आय का अंतर बढ़ाया है। अब भारतीय कृषि मात्र उत्पादन ही नहीं बल्कि वितरण की चुनौतियों का भी सामना कर पड़ रही है। यानी पहले ये था कि हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, अब चुनौती ये भी है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे बराबर में सबको अन्न पहुंचाएं, जमाखोरी ना हो, एक वर्ग तक केंद्रीकृत ना हो। ये सारे चैलेंजेस भी हमेशा हमारे सामने बने हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा। मैंने आपको परिणाम नकारात्मक सकारात्मक सब समझा दिए।
क्या कृषि पर परिणाम पड़ा, खाद्यान्न पर क्या परिणाम पड़ा, उसके पर्यावरण पर क्या परिणाम आए, ये सारी चीजों की चर्चा हरित क्रांति में आपने देख ली। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा और इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। पर हाँ, इतना ध्यान रखिए कि हरित क्रांति से खाद्यान्न संपन्नता बढ़ी है। इसके साथ साथ एक दो और क्रांतियों का भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से जुड़ी थी, नीली क्रांति मछली पालन के उत्पादन से जुड़ी थी, है ना। इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आप जरूर, श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से, 3 क्रांतियों को तो आप जरूर ध्यान रखेंगे जो आपके चैप्टर में पूछा जा सकता है। एक 4 चीजें तो हमने देख ली, एक चीज तो हमने देख ही ली है, एक हरित क्रांति, कृषि से, ठीक, रजत क्रांति, ठीक है, किस चीज से जुड़ी है, अंडा, अंडे के उत्पादन से, नीली क्रांति मछली के उत्पादन से जुड़ी है, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट श्वेत क्रांति, ये दूध के उत्पादन से जुड़ी है, जहां से अमूल वाला पूरा कंसेप्ट आया है, अमूल दूध पीता है इंडिया, पढ़ा है ना आपने। और इससे जुड़े एक व्यक्ति हैं वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, जिनको क्या कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ये एक इंफॉर्मेशन एडिशनल है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जरूर इसको आप नोट कर लेंगे। और कई क्रांतियां हैं, गोल्डन क्रांति तिलहन वगैरह से संबंधित है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनके साथ साथ एक बात की जानकारी और ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके वेबसाइट, एप्लीकेशन या यूट्यूब मंच पर आकर आप ये जितने कोर्सेज हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड, कंपटीशन, आईआईटी, जेईई, सारी की सारी शिक्षा आप यहाँ पर निःशुल्क रूप से ले सकते हैं। चाहे आप हमारे यूट्यूब मंच से पढ़िए या हमारे वेबसाइट से पढ़िए, एप्लीकेशन से पढ़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स और ई बुक्स का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं और एक एक करके चैप्टर्स की रिवीजन करके तैयारी कर सकते हैं। हाँ, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इनसे जुड़कर हर नई अपडेट की जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण और नई चीजें हम आपको ला रहे हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।